मिट्टी के हाथ और आकाश के सपने। गर्मी की दोपहर, धूल से सराबोर हवा और सूरज की तपिश ने आरोही को उसकी वातानुकूलित कार के भीतर भी बेचैन कर दिया था। शहर की भीड़ और शोर से मीलों दूर यह रामगढ़ गांव था, उसकी जड़ों का ठिकाना, जहां हर ईंट, हर पेड़, हर पगडंडी उसके बचपन की कहानियां सुनाती थी। 5 साल बाद लौटी आरोही के लिए यह वापसी सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि समय में पीछे जाने जैसा था। उसकी स्मार्टफोन की स्क्रीन पर चमकते ईमेल और शहर के सपनों का शोर गांव की इस शांत खामोशी में कहीं गुम हो रहा था। कारीगर की दुकान की ओर बढ़ते हुए आरोही के कदम अनायास धीमे पड़ गए। मिट्टी की सौंधी गंध, चाक के घूमने की हल्की सी गुनगुनाहट और भट्टी से आती गर्मी की परिचित फुसफुसाहट ने उसे घेर लिया। सामने अपने काम में मग्न उसके पिताजी रघुवीर सिंह बैठे थे। उनकी झुकी हुई पीठ वर्षों के परिश्रम की कहानी कह रही थी। उनके बाल अब पूरी तरह से सफेद हो चुके थे और कंधों पर उम्र का भार साफ दिख रहा था। जैसे ही आरोही ने दुकान के अंदर कदम रखा, उनकी काली, गहरे पानी जैसी आंखें धीरे से ऊपर उठीं और आरोही पर ठहर गईं। उन आंखों में समय की परतें थीं, अनकहा प्यार, धैर्य और अथाह समर्पण। कोई शब्द नहीं थे, फिर भी एक गहरा संवाद स्थापित हो गया। उनके हाथों पर मिट्टी की परत जमी थी, जो मानो उनके जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी थी। एक पल के लिए आरोही को लगा कि ये आंखें उसे आन भी नहीं पाईं, पर अगले ही पल उस शांत, गहरी दृष्टि में एक हल्की सी चमक उठी। उनके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं आया, बस एक मौन स्वीकृति। उन्होंने अपना काम जारी रखा, जैसे कि वह चाक का घूमना और मिट्टी को आकार देना उनके जीवन की निरंतरता का प्रतीक था। रात का खाना, जो अम्मा के स्वर्गवास के बाद पिताजी अकेले बनाते थे, हमेशा की तरह सादा था। बाजरे की रोटी, दाल और हरी मिर्च का ठेसा। मिट्टी के प्याले में परोसी गई यह सादगी आरोही की जीभ पर शहर के महंगे रेस्तरां के स्वाद से कहीं अधिक गहरी छाप छोड़ रही थी। और क्या चल रहा है शहर में? पिताजी ने बहुत धीमे से पूछा, जैसे शब्दों का भार उनके होठों पर भारी पड़ रहा हो। आरोही ने उत्साहित होकर अपनी नौकरी, नए प्रोजेक्ट्स और एक नई पदोन्नति की संभावना के बारे में बताना शुरू किया। वह हर बात विस्तार से समझा रही थी, अपनी बातों में शहर की रफ्तार और चमक घोल रही थी। पिताजी ने चुपचाप सुना, उनकी आंखें कभी उसकी थाली पर तो कभी उसकी बात पर केंद्रित होती थीं। उन्होंने सिर हिलाया, कभी कभी हम या अच्छा कहकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उस कमरे में गर्मागर्म खाने की खुशबू के साथ एक अजीब सा मौन था, एक आरामदायक मौन जिसमें वर्षों का प्यार और कई अनकही बातें तैर रही थीं। आरोही को एहसास हुआ कि उनके बीच की दूरी को सिर्फ शब्द नहीं पाट सकते, बल्कि कुछ और चाहिए था जिसे वह अभी तक समझ नहीं पाई थी। अगली सुबह आरोही की आंखें खुलने से पहले ही चाक की गुनगुनाहट उसके कानों तक पहुंच चुकी थी। वह उठी और बिना किसी औपचारिक कतावश कपड़ों के सीधे पिताजी की दुकान की ओर चल दी। भोर का सूरज अभी अभी अपनी सुनहरी किरणें बिखेरना शुरू कर रहा था और उसकी मुलायम रोशनी में पिताजी एक मूर्तिमान साधक की तरह बैठे थे। उनके हाथों में मिट्टी ऐसे सद रही थी जैसे वह उनकी काया का विस्तार हो। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, पर चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। आरोही ने उन्हें घंटों तक निहारा। उनकी उंगलियां, जिनकी त्वचा सख्त और खुरदरी हो चुकी थी, मिट्टी को अद्भुत कोमलता से आकार दे रही थीं। एक पल के लिए उसने खुद को उनके बचपन में वापस पाया, जब वह इसी दुकान में मिट्टी के छोटे छोटे हाथी और घोड़े बनाती थी। उसने ईरे से पास पड़ी गीली मिट्टी के ढेर को छुआ। उसकी ठंडक और चिकनाहट उसकी हथेलियों में फैल गई, एक पुरानी स्मृति को जगाते हुए। उस क्षण में शहर की सारी भागदौड़ और तनाव दूर हो गए और बस मिट्टी की वह प्राचीन गंध और उसके हाथों का जादू रह गया। दोपहर का समय था। पिताजी एक विशेष कुल्हड़ पर काम कर रहे थे, जिसे एक बड़े ग्राहक ने शादी के लिए बनवाया था। यह कुल्हड़ सामान्य से कहीं अधिक नाजुक और सुंदर था, जिस पर बारीक नक्काशी की जा रही थी। आरोही पास की बेंच पर बैठी अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी, लेकिन उसकी नज़र बार बार पिताजी के हाथों पर जा रही थी। अचानक पास ही रखी पानी की बाल्टी में उसका पैर लग गया। बाल्टी जमीन पर गिरी और उसकी हड़बड़ाहट में उसका हाथ पास के स्टैंड से टकरा गया, जहां कई सूखे कुल्हड़ सजाकर रखे थे। एक भयानक चरमराहट के साथ
वह विशेष कुल्हड़ जमीन पर गिरा और अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। आरोही की सांस थम गई। पिताजी ने चाक रोक दिया। उनकी आंखों में पल भर के लिए एक गहरी पीड़ा दिखी, जैसे उनके ओपन सपने टूट गए हों। पर अगले ही पल वह पीड़ा एक शांत स्वीकृति में बदल गई। उन्होंने एक गहरी सांस ली, बिखरे टुकड़ों को देखा और फिर धीमे से सिर हिलाया। आरोही का चेहरा शर्मिंदगी और अपराध बोध से लाल हो गया। माफ करना पिताजी, उसकी आवाज कांप रही थी। पिताजी ने बस हाथ से इशारा किया कि कोई बात नहीं, और फिर मिट्टी के एक नए गोले की ओर देखने लगे। उस टूटे हुए कुल्हड़ में आरोही को अपनी ही कुछ अधूरी इच्छाएं और टूटे हुए सपने दिखाई दिए। शाम को जब सूरज की लाली गांव के खेतों पर फैल रही थी, पिताजी दुकान के एक कोने में बैठे एक पुराने लकड़ी के संदूक से कुछ निकाल रहे थे। आरोही उनके पास जाकर बैठ गई। संदूक से कुछ पुराने औजार, सूखे पत्ते और एक पुरानी फीकी पड़ी डायरी निकली। पिताजी ने डायरी खोली। उसके पन्नों पर मिट्टी के हाथ के निशान थे और कुछ पुराने धुंधले रेखाचित्र। उन्होंने एक रेखाचित्र की ओर इशारा किया जो एक जटिल आधुनिक आकार के फूलदान का था। उनके रोजमर्रा के कुल्हड़ों से बिल्कुल अलग भौनी एक समय था। उन्होंने अपनी भारी आवाज में कहा, जब मैं शहर जाकर मिट्टी के नए रूप सीखना चाहता था, बड़े कॉलेज में दाखिला भी मिल गया था। वही आश्चर्यचकित रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके पिताजी के भी ऐसे बड़े सपने हो सकते हैं। लेकिन दादी की तबीयत खराब हो गई और फिर तुम्हें पढ़ाना था। उनकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक गहरी शांत स्वीकार्यता थी। उन्होंने डायरी बंद कर दी, जैसे एक पूरा अध्याय बंद कर दिया हो। आरोही की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार अपने पिताजी को केवल एक कुम्हार नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जिसने अपने सपनों की कीमत पर अपनों के लिए जिंदगी जी थी। अगली सुबह आरोही ने पिताजी के पास जाकर उनसे चाक पर मिट्टी बनाना सिखाने का अनुरोध किया। पिताजी की आंखों में एक अनजानी चमक आई और उनके होठों पर एक हल्की दुर्लभ मुस्कान फैल गई। बैठ जा, उन्होंने कहा और खुद उसके पीछे बैठ गए। उन्होंने आरोही के हाथों को मिट्टी के गोले पर रखा और चाक को घुमाया। मिट्टी हाथों से फिसल रही थी, कभी इधर तो कभी उधर भाग रही थी। दबाओ और धीरे से उठाओ। पिताजी की उंगलियां उसकी उंगलियों को सहारा दे रही थीं। मिट्टी को आकार दे, ना इतना मुश्किल होगा, आरोही ने कभी सोचा नहीं था। उसके हाथों पर मिट्टी लग चुकी थी, उसके कपड़े भी गंदे हो रहे थे, पर उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। वह खुशी सिर्फ मिट्टी को आकार देने की नहीं थी, बल्कि अपने पिताजी के करीब आने की थी। उनके स्पर्श में, उनकी आवाज में, उस मिट्टी की गंध में एक नया रिश्ता बन रहा था। एक वक्र, फिर दूसरा वक्र, एक टेढ़ा मेढ़ा सा कुल्हड़ बन रहा था जो पूर्णता से कोसों दूर था, पर आरोही के लिए वह दुनिया की सबसे सुंदर रचना थी। दोपहर के खाने के बाद जब आरोही अपनी पुरानी चारपाई पर लेटी थी, उसके फोन पर एक ईमेल की घंटी बजी। यह उसकी कंपनी से था। उसे सिंगापुर स्थित शाखा में एक महत्वपूर्ण पद के लिए चुना गया था। यह उसके सपनों का अवसर था, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाने का मौका। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा, पर अगल यही पल एक गहरी बेचैनी उसे घेर गई। उसकी नजरें अपनी बालकनी से गांव के शांत परिदृश्य पर टिकीं। दूर खेत में हल चलाते किसान, बरगद के पेड़ पर बैठे पक्षियों का कलरव, और सबसे बढ़कर पिताजी की दुकान से आती धीमी सी आवाज। यह सब उसे अपनी ओर खींच रहा था। शहर की चकाचौंध और गांव की मिट्टी दोनों उसे अपनी ओर खींच रहे थे, और वह बीच में फंसी हुई थी, एक ऐसे मोड़ पर जहां उसे अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण पसंद करनी थी। उसके भीतर एक गहरा द्वंद्व चल रहा था, जैसे दो दुनियाएं एक साथ टकरा रही हों। रात को जब भट्टी में कुल्हड़ पक रहे थे, उनकी हल्की हल्की लपटें पिताजी के चेहरे पर पड़ रही थीं। आरोही उनके पास जाकर बैठी और अपने मन की बात उन्हें बताई। सिंगापुर जाना है, एक बड़ा मौका है। उसकी आवाज वोर में उत्साह और दुविधा दोनों थे। पिताजी ने चुपचाप सुना। उनकी आंखें भट्टी की आग में स्थिर थीं, जैसे वे भी उसके भविष्य की लपटों को देख रहे हों। तुम्हारा रास्ता है बेटा, उन्होंने अंत में कहा। उनकी आज में कोई बंधन नहीं था, कोई दबाव नहीं था, सिर्फ अटूट प्रेम और विश्वास था। मैंने तो मिट्टी के साथ ही जीना सीखा, पर तुम्हारी दुनिया अलग है। वहां आकाश है जहां तुम उड़ सकती हो। उन्होंने एक क्षण के लिए अपना हाथ उसके कंधे पर रखा, एक ऐसा स्पर्श जो हजारों
अनकहे शब्दों से ज्यादा गहरा था। आरोही को लगा कि उनके पिता ने उसे सिर्फ आज़ादी नहीं दी, बल्कि उसके सपनों को अपनी मौन स्वीकृति से पंख दिए थे। आरोही ने सिंगापुर का ऑफर स्वीकार कर लिया, पर इस बार वह अकेली नहीं जा रही थी। अगले 2 दिनों में उसने अपने लैपटॉप पर पिताजी की दुकान के लिए एक नई वेबसाइट बनाई। उसने पिताजी के सबसे बेहतरीन कुल्हड़ों और कलाकृतियों की तस्वीरें खींचीं, उनके इतिहास और मिट्टी के साथ उनके दशकों के रिश्ते के बारे में लिखा। उसने एक ऑनलाइन स्टोरफ्रंट तैयार किया जहां दुनिया भर के लोग रघुवीर सिंह के मिट्टी के आथ और आकाश के सपने देख और खरीद सकते थे। उसने अपने हाथ से बनाया वह टेढ़ा मेढ़ा कुल्हड़ लिया, उसे सुंदर रंगों से रंगा और उस पर एक छोटा सा संदेश लिखा, आपके सपनों के लिए मेरे पंख। जाते समय उसने वह कुल्हड़ पिताजी को दिया। पिताजी ने उसे देखा और उनकी आंखों में वही चमक थी, पर इस बार उसमें एक नया गर्व भी था। यह अब सिर्फ मिट्टी नहीं आरोही, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, यह भविष्य है। जब आरोही की कार गांव की धूल भरी सड़क पर आगे बढ़ रही थी, उसने पीछे मुड़कर देखा। पिताजी अपनी दुकान के सामने खड़े थे, एक ऊंचे स्थिर बरगद के पेड़ की तरह। उनकी छवि सूरज की पहली किरणों में धुंधली लग रही थी, पर आरोही की आंखों में वे छोटे और अकेले नहीं थे। वे एक मजबूत स्तंभ थे, जिनकी मिट्टी के हाथों ने सिर्फ बर्तन नहीं गढ़े थे, बल्कि उसे आकाश के सपने देखने की हिम्मत दी थी। अब उसे पता था कि उसका आकाश भले ही कितना भी ऊंचा क्यों न हो, हमेशा उसकी जड़ों से जुड़ा रहेगा, उन हाथों की बदौलत जिन्होंने मिट्टी में जीवन फूंका था। उसकी गाड़ी न धूल का एक सुनहरा बवंडर उठाया और आगे बढ़ गई, एक नई सुबह, एक नए संकल्प की ओर। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।